नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से प्रतिदिन भारत सरकार की ओर देश की 140 करोड़ आम जनता टकटकी लगाए देख रही है कि सरकार कब पाकिस्तान में धमाका करेगी। लेकिन पाकिस्तान में धमाका करने के बदले देश में 30 अप्रैल के महीने के अंतिम दिन देश में एक धमाका होता है। धमाका क्या होता है? भारत सरकार ये घोषणा करती है कि देश में इस वर्ष, अगले वर्ष जो 2026 में जनगणना होना है, उस जनगणना में जाति को भी शामिल किया जाएगा। मतलब जातिगत आधार पर जनगणना होगी 1931 के बाद पहली बार। ये घोषणा होते ही कई लोगों ने, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, कई राजनेताओं ने अलग अलग लोगों को अलग अलग परिस्थितियों को श्रेय देना शुरू किया। किसी ने कहा कि यह राहुल गांधी के द्वारा तैयार किया गया दबाव का परिणाम है, विपक्ष के दबाव में सरकार आ गई। कई ने कहा कि बीजेपी का ये अपने लिए, पिछड़े वर्गों की राजनीति के लिए मास्टर स्ट्रोक है। अलग अलग रूपों में देखा। लेकिन मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, और वो विषय है कि देखिए 30 तारीख को जो घोषणा हुई है कि अगली जनगणना में जाति को भी शामिल किया जाएगा, उसकी पृष्ठभूमि देखिए कि पिछले महीने में 30 तारीख को ही प्रधानमंत्री नागपुर गए थे, और नागपुर में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नागपुर के संघ मुख्यालय में संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, साथ ही सरसंघ चालक मोहन राव भागवत के साथ भी। ठीक एक महीने बाद 29 अप्रैल 2025, मतलब 30 अप्रैल 2025 को यह सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह घोषणा करने से एक दिन पहले कि भारत सरकार जनगणना में जाति को शामिल करने जा रही है, मोहन भागवत दिल्ली में थे, और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री से मोहन राव भागवत की मुलाकात होती है ठीक एक महीने बाद, और यह घोषणा होती है। कहीं ना कहीं चूंकि एक चरित्र नरेंद्र मोदी का अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी कभी भी विपक्ष के दबाव में नहीं आए, इसीलिए इस बात को भी बल मिलता है कि ये जो फैसला है सरकार का, ये कहीं ना कहीं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जो तालमेल बना है उस तालमेल का नतीजा भी है। क्योंकि एक और कारण मैं बता रहा हूं, अप्रैल महीने में ही मोहन भागवत जो संघ के सरसंघ चालक है, संघ प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश में थे, अलीगढ़ में थे। वहां भी उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि अब इस देश में हिंदू समाज के लिए एक मंदिर, एक कुआं और एक श्मशान की आवश्यकता है। मतलब हिंदू के अंदर कोई विभाजन स्वीकार संघ को नहीं है। पहले ही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने यह नारा दे दिया है, बटोगे तो कटोगे। तो क्या ये देश भर में हिंदुओं को एकजुट करने का एक माध्यम है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या अब पूर्णतया पिछड़ाकरण हो चुका है? सवाल नंबर 3 यह है कि क्या संघ अब तक जिस रास्ते पे चल रहा था, कहा जाता था, संघ पर आरोप था कि यह सवर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, बीजेपी के बारे में ऐसा कहा जाता था, तो क्या अपना चाल चरित्र और चेहरा भी बीजेपी बदल चुकी है? अब इस चेहरे से, मुखौटा से ही 2 घटना हम याद करते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का ये जो ट्रांजिशन है, जो सत्ता का हस्तांतरण है, इतना देर क्यों हुआ। आज जो चीजें बीजेपी में हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से पिछड़ाकरण, वो आज से 20 वर्ष पहले हो चुका होता। मित्रों, बीजेपी
कई कहा जाता है कि बीजेपी जो देश में 20 वर्ष बाद होगी उसे 20 वर्ष पहले सोचती है। बीजेपी के पास कई ऐसे राजनीतिक चाणक्य पार्टी के अंदर है जो जिनकी दूरदृष्टि ये भाप लेती है कि आने वाले 20 वर्ष के बाद समाज का स्वरूप क्या होगा, राजनीति कैसी होगी, और उसी को भाप लेने वाला एक विचारक भारतीय जनता पार्टी में होता है 1997, 98, 99 के दौर में, जिसे आज की ही तरह जैसे आज अमित शाह को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य, उस दौर में बीजेपी का चाणक्य हुआ करते थे के.एन. गोविंदाचार्य। के.एन. गोविंदाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कर्नाटक के, वर्तमान में अगर हम देखें तो कर्नाटक में आता है, और लेकिन उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में होती है। वाराणसी में संघ के संपर्क में आते हैं, संघ के प्रचारक बन जाते हैं। के.एन. गोविंदाचार्य की एक और पहचान यह होती है कि 1974 में जब देश के अंदर छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है तो उन दिनों वो पटना में होते हैं। पटना में संघ के प्रचारक होते हैं, आरएसएस के प्रचारक होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को छात्रों का आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन में लाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है गोविंदाचार्य को। खैर, हम इस पे अलग से कभी बातचीत करेंगे, जब हम बातचीत करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में या फिर 1974 के छात्र आंदोलन के बारे में, तब हम किसी अगले दिन इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये पिछड़ी जातियों का जो राजनीति में महत्व है वो इतना लेट क्यों हुआ, तो उसमें दो चेहरे ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने 95 से लेकर 99 के दौरान ऐसी गलती कर दी, कूटनीतिक गलती मैं मानता हूं, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी में यह गति थोड़ी धीमी हो गई। तो एक नाम मैंने बताया के.एन. गोविंदाचार्य का। के.एन. गोविंदाचार्य को भाजपा का चाणक्य माना जाता था। के.एन. गोविंदाचार्य लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आपातकाल विरोधी आंदोलन में लाने का श्रेय जाता है उनको। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने का श्रेय भी के.एन. गोविंदाचार्य को जाता है। वैसे रथ के सारथी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और रथ पर सवार तो लालकृष्ण आडवाणी थे, पता है सबको। लेकिन जो मास्टरमाइंड था रथ यात्रा का योजना बनाने वाला, उसे हम कहते हैं के.एन. गोविंदाचार्य थे। के.एन. गोविंदाचार्य को भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता है। तो मैं बताया, अब बीएचयू से पढ़े थे, वहां से ही प्रचारक निकले संघ के, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी के चिंतक के रूप में के.एन. गोविंदाचार्य की प्रतिष्ठा बन चुकी थी। लेकिन अक्टूबर 1997 में ऐसा कहा जाता है कि के.एन. गोविंदाचार्य ने, जब विदेशी कुछ डिप्लोमेट्स उनसे मिलने आए, क्योंकि आपको पता है कि 96 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों की सरकार बना चुके थे। 97 में, अक्टूबर 97 में आई के गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे। देश में यह वातावरण था कि कभी भी चुनाव हो सकता है, मध्यावधि चुनाव हो सकता है। प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी इंद्र कुमार गुजराल को धमकी दे रहे थे कि बहुमत नहीं है आपके पास, समर्थन वापस ले लेंगे। तो कभी भी मध्यावधि चुनाव की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स हर राजनीतिक दल के संपर्क में होते हैं। तो कुछ विदेशी डिप्लोमेट्स जब के.एन. गोविंदाचार्य से मिलने आते हैं सितंबर 1997 में, तो उनके बीच गोविंदाचार्य ये कह बैठते हैं कि अगर आपको बीजेपी को समझना है तो लालकृष्ण आडवाणी को समझिए। ये बातें थोड़ी बढ़ी, बातें उभरी
फिर ढकी। लेकिन अक्टूबर 1997 में ऐसा कहा जाता है कि के एन गोविंदाचार्य ने किसी के समक्ष ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा लाल कृष्ण आडवाणी है, अटल बिहारी वाजपेयी केवल मुखौटा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वाजपेयी की नाराजगी हुई। लेकिन 98 में जब चुनाव हुआ देश के अंदर और वाजपेयी प्रधानमंत्री बनकर जीत कर आए चुनाव, तो वाजपेयी ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार पार्टी बनाती है लेकिन प्रधानमंत्री तो जनता बनाती है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने गोविंदाचार्य को उनके उस बयान के लिए माफ नहीं किया। उसके बाद लंबी प्रक्रिया है जब के एन गोविंदाचार्य को बीजेपी से स्टडी लीव के बहाने पहले फिर पार्टी से ही बाहर जाना पड़ा। दूसरा नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राम बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले कल्याण सिंह। उन्होंने भी एक कूटनीतिक गलती की, वैसे ही जैसे के एन गोविंदाचार्य ने की। कल्याण सिंह ने क्या गलती किया? 1997 में बीजेपी और मायावती का अलायंस हुआ। आपको पता है गेस्ट हाउस कांड 1995 में हुआ था। गेस्ट हाउस कांड के बाद बीजेपी और मायावती बसपा नजदीक आई और 97 में मायावती के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस होता है कि 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री पहले मायावती बनेंगी फिर कल्याण सिंह बनेंगे। मायावती ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 6 महीने के बाद कल्याण सिंह के लिए कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। कल्याण सिंह ने इसके बाद मायावती को जवाब दिया और मायावती के विधायकों को तोड़कर बीजेपी की सरकार बना ली। और ऐसा कहा जाता है कि वाजपेयी की मौन सहमति थी मायावती के साथ कि मायावती ही मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करे, इसलिए कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति देखे और केंद्र की राजनीति में मायावती के बीजेपी के साथ गठबंधन में होने का लाभ बीजेपी को केंद्र की राजनीति में मिल सके। क्योंकि वाजपेयी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे 98 में और उसके लिए अपनी गोटियां सेट कर रहे थे, और कल्याण सिंह का निशाना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी थी। उससे ज्यादा कल्याण सिंह सोच नहीं रहे थे। इसीलिए वाजपेयी चाहते थे कि मायावती ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कल्याण सिंह ऐसा होने नहीं दिया उन्होंने। परिणाम क्या हुआ? जब पार्टी तोड़कर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। फिर 98 में वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए देश में। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 54 सीटें मिली उत्तर प्रदेश से लोकसभा की। लेकिन वो सरकार साल भर में ही गिर गई। जयललिता के समर्थन वापस लेने के कारण वाजपेयी की सरकार गिर गई। और जब वाजपेयी की सरकार गिर गई तो खार खाए कल्याण सिंह को सदा लगता था कि वाजपेयी जी लगातार जो है उनको नहीं चाहकर बल्कि मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। और इसी कुंठा कह लीजिए या इसी भ्रम में कह लीजिए या सच्चाई थी जो भी थी, इस कारण से कल्याण सिंह ने जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद किसी ऐसे जगह एक बयान दे दिया जिसके कारण वाजपेयी जी कल्याण सिंह से भी वैसे ही रूठे जैसे गोविंदाचार्य से रूठे थे। कल्याण सिंह ने कह दिया कि वाजपेयी जी पहले पीएम बनने से पहले एमपी तो बन जाएं। पीएम बनने से पहले एमपी तो बन जाएं, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उन्होंने सोचा कि शायद लखनऊ से बीजेपी वाजपेयी जी जीत नहीं पाएंगे। जब परिणाम आया तो 1999 में वाजपेयी तो जीत गए लखनऊ से, लेकिन बीजेपी की सीटों की संख्या 54 से घटकर 29 पर आ गई। 25 सीटें बीजेपी हार गई। ऐसा कहा जाता है कि जैसे वाजपेयी ने मायावती से मिलकर कल्याण सिंह का तथाकथित नुकसान किया, वैसे ही
कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर वाजपेयी जी का तथाकथित नुकसान किया, 25 सीटें घटा दी। उसके बाद जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस बात की जिद पकड़ ली कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद तो वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी के विरोध के बावजूद, लाल कृष्ण आडवाणी लगातार कल्याण सिंह के साथ थे, कल्याण सिंह के पक्ष में थे, लेकिन के बावजूद उसी प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी कल्याण सिंह की रक्षा नहीं कर सके जैसे नरेंद्र मोदी की रक्षा गुजरात दंगे के बाद नहीं कर पाए थे। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बना दिया। परिणाम सबको पता है, कल्याण सिंह बीजेपी से बाहर चले गए, दो बार जाना पड़ा, दो बार आए। वैसे अंतिम क्षणों में वो अपने जीवन के वो बीजेपी में ही रहे, लेकिन इस रूप पे बीजेपी ने कल्याण सिंह जैसा एक ऐसा नेता खोया जो 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी के बदले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रहा होता। क्योंकि वो दौर था 1992 का जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी में नारा लगता था, उससे पहले नारा था और भारत माँ के 3 सिपाही अटल आडवाणी मुरली मनोहर, ऐसा था। भारत माँ के 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर। लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है, ऐसा ही नारेबाजी था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लोग कल्याण सिंह की तरफ देख रहे थे भावी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के रूप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अगर कल्याण सिंह 2004 में पार्टी के अंदर उसी मजबूती से होते जो कद कल्याण सिंह ने 1992 में बनाया था, वो कद अगर कल्याण सिंह का होता तो आप यकीन मानिए, और केन गोविंदाचार्य की सोशल इंजीनियरिंग जारी रहती तो यकीन मानिए 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कल्याण सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते लाल कृष्ण आडवाणी के बदले। और यदि नहीं होते 2004 में तो 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार 2004 में, चूंकि बीजेपी हारी थी चुनाव, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद सफलता नहीं मिली होती, तो 2009 में तो निश्चित रूप से कल्याण सिंह ही भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते और शायद प्रधानमंत्री भी बन गए होते। जिस प्रकार की लोकप्रियता कल्याण सिंह की देश भर में थी, जिस लोकप्रियता के कारण नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उससे भी ज्यादा लोकप्रियता कल्याण सिंह की थी। इसके बावजूद मैं बता रहा हूं कि जब मुलायम सिंह और मायावती गठबंधन के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी कल्याण सिंह, ये बात सच है कि बीजेपी को दोबारा सरकार में वापस नहीं ला पाए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन देश भर की लोकप्रियता कल्याण सिंह की ऐसी थी देश भर में कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र हिंदू हृदय सम्राट थे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू का, विभिन्न जातियों का हिंदूकरण हुआ है, ये हिंदूकरण की प्रक्रिया भी नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही कल्याण सिंह के द्वारा ही पूरी हो चुकी होती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।